So, hey everyone, welcome back here again to our parallel world Immortal Longing. तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं गिल्ड के सेकंड सीजन के आगे का पार्ट। वहीं नीचे पार्किंग लॉट में वो ब्लैक हुडी वाला शख्स, ब्लैक मास्क पहने हुए शख्स, वो शख्स अपनी कार में बैठे हुए कुछ सोचकर अपनी डेविल स्मग के साथ एक एक डीप बहुत ही गहरी आवाज में बोलता है, हैव अ लॉट ऑफ फन गाइस। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मेरा ये छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा। अब एंजॉय करो उसके साथ। एंजॉय योर डे बडीज। गुड बाय। अपने दिमाग में उठ रहे इस सवाल के जवाब के लिए ईबो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और अपनी असिस्टेंट फई को तुरंत ही फ़ोन कॉल करता है, जिस पे उसकी सेक्रेटरी फई फ़ोन उठाती है और ईबो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको ऑर्डर देते हुए बोलता है, मुझे मेंशन में मिलो। और इतना बोलकर वो तुरंत कॉल कट कर देता है। वांगशन मेंशन। फई इस वक्त ईबो के ऑर्डर से वांगशन मेंशन पहुंच गई थी। देखा जाए तो वो यहाँ कम से कम 1 घंटे से बैठी है और ईबो का इंतजार कर रही है। वहीं कुछ देर बीतने के बाद ईबो की कार की आवाज आती हुई सुनाई देती है, जिसके कुछ मिनट्स बीतने के बाद ईबो अपनी कार पार्क करके अंदर भी आ जाता है। और अंदर आते ही जैसे वो अपनी आंखों के सामने उसकी सेक्रेटरी फई को देखता है तो उसे देखकर तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पर वो अपने गुस्से को अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांधते हुए खुद को शांत कराता है। वहीं फई जो अभी तक ईबो को इस तरह से देखकर समझ गई थी कि उसके बॉस अभी गुस्से में है, इनफैक्ट बहुत गुस्से में है, तो वो डर जाती है। पर उसको अभी भी नहीं समझ आ रहा था कि उसके बॉस इतने गुस्से में क्यों है। क्या उससे कोई गलती हो गई है या कहीं उसने अनजाने में ही अपने बॉस को ऑफेंड तो नहीं कर दिया। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो अभी बस शांत रहना ही प्रेफर करती है और बस वैसे ही नॉर्मली अपने सर को झुकाकर बॉस के रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती है और ईबो को ग्रीट करते हुए बोलती है, गुड इवनिंग बॉस। जिस पर ईबो उसके ग्रीट को एक्सेप्ट करता है और उसे अपनी सख्त आवाज में कमांड देता है, मुझसे लाइब्रेरी में आकर मिलो। जिस पर फई हाँ बोलकर नोट करती है और लाइब्रेरी में जाने लगती है। वहीं ईबो भी पहले ऊपर अपने रूम में जाता है, फ्रेश होता है और फिर वो भी नीचे लाइब्रेरी की तरफ आ जाता है और लाइब्रेरी में आते ही वो वहां रखी उसकी चेयर पर बैठ जाता है, लैपटॉप को ओपन करता है और फिर वही उसी वीडियो को प्ले करके फई के सामने रख देता है और फिर उसके बाद उससे बोलता है, देखो देखो इसे और उसके बाद मुझे बताओ, सी एंड टेल मी व्हाट इज दिस। क्या है ये? ध्यान से देखो इसे और इसके बाद मुझे बताओ, क्या ये वीडियो ओरिजिनल है या फेक? इज दिस वीडियो ओरिजिनल और फेक? जिस पर सामने खड़ी सेक्रेटरी फई को ईबो का ये सवाल भी समझ नहीं आता, तो वो इस बार भी शांति खड़ी रहती है और ईबो के आगे बोलने का वेट करती है। वहीं ईबो भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, फई, इज दिस वीडियो ओरिजिनल और फेक? आई एम आस्किंग यू समथिंग। फई को ईबो का ये सवाल भी समझ नहीं आता, तो वो बस इस बार भी शांत खड़ी रहती है और ईबो के आगे बोलने का वेट करती है। फई, दिस वीडियो इज फेक। दिस वीडियो इज नॉट ओरिजिनल। ये फेक है, ये मॉडिफाइड है। नाउ यू टेल मी। अब इसका जवाब तुम मुझे दो कि तुमने मुझे ये फेक वीडियो क्यों दी है। Why did you give this fake video to me? मास्टर, तुम्हें ऐसा नहीं लगता फई कि मुझे कुछ भी भेजने से पहले तुम्हें खुद भी एक बार उसे अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए? फई जो सामने नर्वस खड़ी हुई थी ईबो के इस सख्त बिहेवियर से, वो अपना सर उठाकर सामने लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोलती है, आई एम सॉरी सर,
पर मुझे नहीं पता था कि ये फेक है। मुझे जिसने ये वीडियो दी थी वो मेरा भरोसेमंद एजेंट है। मुझे जिसने ये वीडियो दी थी वो मेरा भरोसेमंद एजेंट है। कह रहा था कि उसने सब कुछ खुद चेक किया है, ये 100% रियल है। कह रहा था कि ये 100% रियल है और यंग मास्टर शाओ ने ही एक्सीडेंट किया है। और मास्टर, सच कहूँ तो पहले मुझे भी इस बात का विश्वास नहीं हुआ था, इसीलिए मैंने कार की डिटेल्स भी निकलवाई थी और उसके बाद ही आपको सारे प्रूफ शेयर किए थे सर, कार डिटेल्स के साथ। आई एम सॉरी मास्टर, मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मुझे किसी और पे ट्रस्ट करने की बजाय खुद से ही सर्च करना चाहिए था, खुद ही सारी छानबीन करनी चाहिए थी। आई एम सॉरी मास्टर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फई इतना बोलकर खुद में ही रोने लगती है और वहीं ईबो जब फई की बात सुनता है तो फ्रस्ट्रेशन में अपने ही सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, सॉरी, माफी, 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 माफी। डू यू इवन अंडरस्टैंड फई? डू यू इवन अंडरस्टैंड फई कि मैं क्या खो के आया हूँ इस वीडियो की वजह से? डू यू इवन अंडरस्टैंड फई कि मैं क्या खो के आया हूँ इस एक वीडियो की वजह से? सीरियसली फई, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? हाउ कैन यू बी? आई ट्रस्टेड यू। खैर कोई बात नहीं, तुम तो अपना काम ही कर रही थी। गलती तो मेरी है, सिर्फ मेरी। मुझे ही अपने जान पर विश्वास करना चाहिए था। मुझे मेरे जान पर विश्वास करना चाहिए था। आई एम सॉरी मास्टर, आई एम सॉरी। प्लीज खुद को ब्लेम मत कीजिए, सब मेरी वजह से हुआ है। इट्स माय फॉल्ट, सब मेरी गलती थी। प्लीज सर, आई एम सॉरी, इट्स माय फॉल्ट, मेरी वजह से हुआ है ये सब। अगर आप चाहे तो मैं कल ही रिजाइन कर दूंगी। भाई अपनी गलती मानते हुए बोलती है। वो तो बेचारी अपना पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार है, जिस पर ईबो अब कुछ नहीं बोल पाता। और वो बोले भी क्यों? क्या बोले वो? भले ही फई कह रही है कि ये गलती उसकी है, पर ये बात वो भी जानता है कि फई की जितनी है उतनी है। वो सिर्फ अपना काम कर रही थी। पर अगर किसी की सच में सबसे ज्यादा गलती है तो वो गलती उसकी है, सिर्फ उसकी। क्योंकि यहाँ बात उसके रिलेशन की थी, किसी और की नहीं, खुद उसके हस्बैंड की थी, जिससे वो प्यार करता है। जान, उसका हस्बैंड, जिससे वो सो कॉल्ड लव करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है, ऐसा उसका कहना है। चलो मान लिया कि वो प्यार करता है, मान लिया कि वो बहुत प्यार करता है, बहुत 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 ज्यादा प्यार करता है, रह नहीं सकता उसके बिना। वो उसके लिए उसका ऑक्सीजन है, उसे उसकी जरूरत है। पर क्या वो उस पर भरोसा करता है? क्या वो करता है? क्या वो एक छोटी सी चीज है उसके रिलेशन में? कामनेस, धैर्यता, पेशेंस, कॉन्वर्सेशन, ये कुछ छोटी छोटी चीजें, क्या ये सब है उसके पास? उसके उस रिलेशन में, इन दोनों के बीच में? क्या कोई रिश्ते को चलाने के लिए, उसे जिंदा रखने के लिए, सामने वाले को खुद से जोड़ कर रखने के लिए, क्या सिर्फ बहुत प्यार करना ही काफी होता है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये सफिशिएंट है? खुद कटघरे में खड़ा होकर किसको कसूरवार ठहराया जाए, किसकी सुनवाई की जाए और किसको गुनहगार करार दिया जाए, ये गलत होगा। इसीलिए ईबो भी उसकी सॉरी सुनने के बाद कुछ नहीं बोल पाता। उसकी बजाय वो वहीं फई से उस वीडियो देने वाले के बारे में पूछता है। कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे तुमने अभी कहा कि तुम्हें ये वीडियो किसी और ने दी है,
तो किसने दी है तुम्हें ये वीडियो? जिस पर फाई उसको बिना हिचकिचाहट बताती है, मास्टर एजेंट ने, जिससे मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था, यंग मास्टर के बारे में जानने के लिए। ओह। जिसके बाद ईबो उससे पूछता है, तो क्या उस एजेंट के पास तो मुझे ले जा सकती हो? जिस पर फाई भी एग्री करते हुए बोलती है, यस श्योर मास्टर, बिल्कुल, आप जब कहें तब हम वहां जा सकते हैं। ओके देन, लेट्स गो, हम अभी चलेंगे। जिसके बाद ही वो तुरंत ही अपनी चेयर से उठ जाता है और तैयार हो जाता है उस एजेंट से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वीशाव हाउस में क्रिस्टल जान को लेकर अपने घर पहुंच गई थी। जान अभी भी बेहोश था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। ल्यूमिन भी वहीं अपने बेटे के पास मौजूद थे। वो भी वहीं उसके बगल में बेड साइड पर बैठे हुए थे और वहीं डॉक्टर भी जान का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं, दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया है। इसके अलावा बेहोश होने की और कोई खास वजह समझ नहीं आ रही है। स्ट्रेस ज़्यादा हो गया है इन्हें, बस घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है। बस आप इतना ध्यान दें कि ये ज़्यादा स्ट्रेस ना ले कोई भी बात को लेकर, बाकी इन्हें जल्दी होश आ जाएगा। और हाँ, ये कुछ मेडिसिन और इंजेक्शन की प्रिस्क्रिप्शन है, आप इन्हें मंगवा लीजिए और कुछ भी हो तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। मैं चलता हूँ, आप लोग इनका ख्याल रखिए। जिस पर ल्यूमिन और क्रिस्टल दोनों ही ठीक है बोलते हैं और फिर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और अब बचते हैं वहां ल्यूमिन और क्रिस्टल, जो वहीं अपने बेटे के साथ दोनों बैठ जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ बीजिंग सिटी में ईबो और फई अभी भी रास्ते में ही थे और कुछ ही मिनट्स में डेस्टिनेशन स्पॉट पर पहुंचने वाले थे। वहीं ईबो ने घर से निकलते ही चैंग को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि वो भी एडन अपार्टमेंट में आ जाए, वहीं आकर उससे मिले, फिर शायद कुछ पता चल जाए। इसीलिए दूसरी तरफ से चैंग भी आ रहा था, पर चैंग के पहुंचने से पहले ही वहां ईबो और फई पहुंच जाते हैं। एडन अपार्टमेंट बीजिंग मेन सिटी में लो एक्सपेंसिव बिल्डिंग है, जिसको कोई भी नॉर्मल कॉर्पोरेट नौकरी करने वाला आराम से अफोर्ड कर सकता है। ईबो और फई दोनों ही ऊपर फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट लेते हैं, पर लिफ्ट बंद रहती है, इसीलिए ईबो और फई दोनों ही सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। ये दोनों इतनी जल्दी में थे, इतनी हड़बड़ी में थे कि वो ध्यान नहीं देते और सामने से ईबो एक ब्रॉड चेस्ट वाले ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहने शख्स से टकरा जाता है, जिससे वो ब्लैक हुडी वाला डिसबैलेंस होकर गिरने लगता है, पर ईबो उसको संभाल लेता है, गिरने नहीं देता। जिस पर वो ब्लैक हुडी वाला शख्स उसको थैंक्स बोलता है और बस आगे बढ़ जाता है। वहीं उसी तरह ईबो और फई भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस समय वो भी बहुत जल्दी में थे ऊपर उस एजेंट के फ्लैट में जाने के लिए। ये लोग ऊपर उसके दरवाजे पर पहुंचकर नॉक करते हैं, 3 बार नॉक करते हैं, 4 बार नॉक करते हैं, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलता। 5वीं बार फिर नॉक करने जाते हैं तो वो ध्यान देते हैं कि गेट तो ऑलरेडी अनलॉक है। स्ट्रेंज, ये तो अनलॉक है, जिससे ही वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि गेट क्यों खुला है। जिसके बाद ये वो थोड़ा हिचकते हुए पर गेट को और ओपन कर देता है और फिर अंदर आ जाता है। फिर अंदर आकर उस एजेंट को बुलाने लगता है, एनीवन होम? हेलो, कोई है? कोई है? हेलो, एनीवन होम? दोनों एजेंट को बुला रहे थे, पर सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। एजेंट कोई जवाब नहीं दे रहा था, जिससे ये लोग और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाते हैं, क्योंकि गेट तो खुला है पर फिर एजेंट क्यों नहीं दिख रहा है। आखिर कहाँ गया ये? इस तरह से गेट को खुला छोड़ के ईबो उस एजेंट से मिलने के लिए उसको देखने में लग जाता है, उसको इधर उधर ढूंढने लगता है। ईबो उस एजेंट से मिलने के लिए उसको घर में देखने लग जाता है, उसको इधर उधर ढूंढने लग जाता है और ऐसे ही देखते देखते वो उसके बेडरूम में भी थोड़ा हिचकते हुए जाने लगता है। और जैसे ही वो अंदर जाकर देखता है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। उसकी आंखें अनबिलीवेबल वे में पॉपअप करके बाहर आ जाती हैं। वो देखता है कि जमीन पर एक शख्स, जो कि शायद एजेंट खुद ही है, वो खून में लथपथ, मोशनलेस, लाइफलेस नीचे पड़ा हुआ है।
शायद अभी तक तो वो मर भी गया है। और देखने में ही ये कोई नेचुरल डेथ नहीं लग रही है, बल्कि ये मर्डर है। इसको मारा गया है। किसी ने इसको जानबूझकर मारा है, प्रॉपर प्लानिंग करके मारा है, प्लानिंग के साथ मारा है। पर सोचने वाली बात ये है कि ये किया किसने, ये हुआ कैसे, किसने मारा होगा इसको। वहीं नीचे पार्किंग लॉट में वो ब्लैक हुडी वाला शख्स, ब्लैक मास्क पहने हुए शख्स, वो शख्स अपनी कार में बैठे हुए कुछ सोचकर अपनी डेविल स्मग के साथ एक डीप, बहुत ही गहरी आवाज में बोलता है, हैव अ लॉट ऑफ फन गाइस। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को मेरा ये छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट बहुत पसंद आया होगा। अब एंजॉय करो उसके साथ। एंजॉय योर डे बडीज। गुड बाय। कुछ घंटे पहले एडन फ्लैट अपार्टमेंट की एक फ्लैट में इस वक्त एक शख्स जो कि ऑफिस से लौटा हुआ था, वो अपने वॉशरूम में फ्रेश हो रहा था। और कुछ मिनटों के बाद वो तौलिए से सर को पोंछते वॉशरूम से निकलता है। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो एक गहरी आवाज उसका स्वागत करती है, हेलो स्वीट हार्ट। जैसे ही ये हाउस ओनर उस आवाज को सुनता है तो वो हड़बड़ा जाता है और डर के मारे ऊपर देखता है। वो देखता है कि उसके बेड पर रिलैक्सिंग पोजीशन में एक नकाबपोश शख्स बैठा हुआ है जो कि ब्लैक मास्क लगाए हुए है। उसके उस काले नकाब से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था, सिर्फ आंखें ही दिख रही थी। और वो आंखें सिर्फ उसी को देखे जा रही थी, जिससे ये हाउस ओनर डर जाता है और उस शख्स से डरते हुए पूछता है, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में वो काला नकाबपोश शख्स अपने कोट के पॉकेट से एक चाकू निकालता है और उस चाकू को देखने लगता है, उस चाकू की नोक से खेलने लगता है। ये हाउस ओनर जब उस नकाबपोश शख्स के हाथ में वो चाकू देखता है तो उसको और भी ज़्यादा डर लगता है। वो डर के मारे और भी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गल्प करने लगता है। वहीं ये नकाबपोश शख्स अपनी चाकू को देखते हुए बोलता है, जैसे कि मानो वो अपने सामने खड़े उस हाउस ओनर से नहीं बल्कि अपनी चाकू से बात कर रहा हो। हे बडी, ये हाउस ओनर मुझसे यहाँ आने की वजह पूछ रहा है। माय डियरेस्ट डार्लिंग, तुम ही मुझे बताओ मैं इसको क्या बोलूँ। साफ साफ बोल दूँ कि मैं इसको रेस्ट इन पीस देने आया हूँ, या फिर थोड़ा गेम खेल लूँ। पर नहीं यार, मुझे ना साफ साफ बोलना पसंद नहीं है, इसमें थ्रिल नहीं आता है। मुझे तुम जैसी घुमावदार चीजें पसंद है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं घुमा कर बोलूंगा। इसके बाद वो शख्स बड़े ही स्वैग में बेड से उठता है और वही उठते हुए उसके करीब आते हुए उससे बोलता है, सो माय डियर टारगेट, मुझसे मिलकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है ना? वैसे अगर नहीं भी लग रहा होगा ना तो कौन सा मैं यहाँ से जाने वाला हूँ? मैं तो यहाँ अपना काम करने आया हूँ और काम ही तो ज़रूरी होता है, यू नो ना, जॉब कम्स फर्स्ट। और ज़िंदगी में काम करना ही तो ज़रूरी होता है ना, इसीलिए मैं अपना काम यहाँ से पूरा करके ही जाऊँगा। सो माय डियर टारगेट, क्या चाहते हो तुम? तुम्हें क्या रीज़न बताऊँ? कुछ थ्रिल्ड रीज़न, कुछ रोमांटिक रीज़न, कुछ वैलिड रीज़न? कैसे रीज़न चाहिए तुम्हें? या फिर रीज़न बताऊं भी या ना बताऊं? सीधा ही रेस्ट इन पीस कर दूं? कैसा रीज़न? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है और तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? वो हाउस ओनर डरते हुए पूछता है, जिस पर वो शख्स जवाब देते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, रीज़न 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 मुझे तुम्हें रीज़न बताना पड़ेगा। बिना रीज़न जाने तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, और अगर बिना सुकून के मैंने तुम्हें मार दिया
तो तुम घोस्ट बनकर मुझे ही डराओगे। हम्म, तो तुम्हें रीजन जानना है ना? अ, चलो तो ठीक है, बता ही देता हूँ मैं तुम्हें तुम्हारा वो रीजन, वो प्रीशियस रीजन जो तुम मुझसे जानना चाहते हो। दरअसल क्या है ना डियर टारगेट, कि मेरे पास कोई रीजन है ही नहीं तुम्हें मारने का। सच में मेरे पास कोई रीजन नहीं है तुम्हें मारने का। नॉट इवन अ सिंगल रीजन, यू नो। मेरे पास कोई वजह नहीं है तुम्हें मारने की। मुझे बस तुम्हें मारने का मन है तो मैं तुम्हें मारूंगा, बस। क्या इतना रीजन काफी है? तुम्हें पता है माय स्वीट हार्ट टारगेट, कि मेरे पास तो कोई रीजन नहीं है, पर जो तुमसे मिलने आ रहा है ना, उसके पास रीजन है, उसके पास वजह है। पता है क्या वजह है? वजह ये है कि तुम एजेंट हो। यही वजह है कि तुम एजेंट हो, और इसी वजह से वो तुमसे मिलने आ रहा है। और स्वीट हार्ट, अगर वो तुमसे मिल लेगा तो यही काम खराब हो जाएगा ना, और मैं काम खराब नहीं करना चाहता। माय डियर स्वीट हार्ट, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मिलो, ये रीजन है। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे बात करो, वो तुमसे मिले। और जानते हो ऐसा क्यों? क्यों 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 क्यों? अरे क्यों? क्यों तो मैं फिर से भूल गया। आहा, मैं भूलता बहुत हूँ, मैं फिर से भूल गया। चलो सोच के बताता हूँ, सोचता हूँ मैं क्या रीजन था। क्यों 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 क्यों? वो शख्स अपनी चिन पर उंगली रखते हुए सोचने का नाटक करता है, और फिर उसके बाद वही सोचते हुए बोलता है, अरे हाँ, लो, याद आ गया। बात ये है कि तुम्हें एक काम करना है जो कि वो तुमसे करवाना चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम उसे करने से मना कर दोगे तो मुझे तुम्हें मारना होगा ना। फंसा दिया ना तुमने मुझे, मैं तो फंस गया। तो बोलो क्या करूँ अब मैं? काम है? कौन सा काम है बताओ, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। बस प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज, मेरी फैमिली है, मुझे मत मारो। मैं इकलौता फाइनेंशियल सोर्स हूँ अपनी फैमिली के लिए, मैं गया तो प्लीज मुझे छोड़ दो। वो एजेंट कहता है, वो वहीं अपने दोनों घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगता है, उसके सामने हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगता है कि उसे मत मारो, छोड़ दो। वो उसकी फैमिली के लिए इकलौता फाइनेंशियल सोर्स है, उसकी फैमिली बिखर जाएगी अगर उससे कुछ हो गया तो। जिस पर ये नकाबपोश शख्स अपनी मैनिक आवाज में जवाब देते हुए बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं इतना भी क्रूअल नहीं हूँ। पर स्वीट हार्ट, पहले काम तो सुन लो, नहीं तो फिर तुम कहोगे कि मैंने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया, फिर ये बात थोड़ी सही होगी, है ना? तो सुन लो पहले, अच्छे से कान खोल के, ध्यान से सुन लो। तो काम ये है कि तुमसे मिलने दो लोग आ रहे हैं, और तुम्हें उनसे मिलना है, और मिलने के बाद उनसे बस इतना कहना है कि मैंने ही वो वीडियो निकाला था। बस, इसके बाद शायद तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, और तुम्हें सज़ा भी हो सकती है, यू नो ना, कुछ भी हो सकता है। तो सोच लो एक बार अच्छे से। जिस पर वो एजेंट हड़बड़ाते हुए बोलता है, मैं तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, मैं सब करूँगा, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत, बस मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता मैं तुम्हें। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते स्वीट हार्ट? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया
तो तुम बाद में अपना मुंह खोल दोगे। मैं नहीं चाहता ये ना। और अगर तुमने अपना मुंह खोल दिया तो सोचो क्या होगा, हम तो लटक जाएंगे ना। नहीं चाहता ना मैं। या तो तुम जाओ या तो मैं जाऊं। और मेरी जिंदगी भी बहुत कीमती है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है ना। जो थोड़ा तो समझने की कोशिश करो ना स्वीट हार्ट, प्लीज। इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, है ना। ऊपर जाने के बाद माफ कर देना ना मुझे। और हाँ, मुझे प्लीज घोस्ट बन के हॉन्ट मत करना ना। तुम अच्छे इंसान लग रहे हो, तो अपनी ये अच्छाई कभी मत छोड़ना, मरने की बात भी नहीं। जिस पर वो एजेंट बोलता है, पर मैंने बोला ना कि मैं कर दूंगा जो तुम मुझसे कह रहे हो। मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में भी कभी किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे छोड़ दो बस, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वोनर बिलखते हुए, रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, जिस पर ये नकाबपोश शख्स बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो मुझे तुम पे दया आ गई। चलो, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम भी क्या याद करोगे कि क्या दिलखुश सीरियल किलर से पाला पड़ा था। बस तुम रोना बंद करो, बाकी सब ठीक है। मुझे ना रोते हुए लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब उठो और जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, जल्दी उठो। वो नकाबपोश शख्स बहुत ही प्यार से बोलता है, जिस पर वो हाउस ओनर आंसू पोंछकर डर में अपना सर हिलाता है और उठता है पीछे मुड़कर बाहर जाने के लिए। पर जैसे ही वो मुड़ता है और एक कदम बढ़ाता है कि पीछे से वही शख्स 3 बार चाकू घूंपता है, जिसकी वजह से वो एजेंट वहीं तड़पते हुए अपनी सांस तोड़ देता है। जिसके बाद वहीं खड़ा वो नकाबपोश शख्स अपनी साइकिक आवाज में बोलता है, पर मुझे तुम पे विश्वास नहीं था स्वीट हार्ट कि तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। क्या करूं, दिल है कि मानता नहीं। खैर, गलती कुछ नहीं थी। वैसे तुम्हें पता है स्वीट हार्ट, तुम्हारी सच में कोई गलती नहीं थी। बस उसे एक रैंडम एजेंट चाहिए था और शिकार तुम बन गए। बस उसे एक रैंडम एजेंट चाहिए था शिकार करने के लिए, और अफसोस उसका शिकार तुम निकले। सो माय डियर टारगेट, रेस्ट इन पीस। होप वी मेट इन हेल्थ सून। गुड बाय, हैप्पी जर्नी। इतना बोलकर वो शख्स बाथरूम के अंदर जाता है, अपना चाकू और हाथ धोता है और वहीं के मेन गेट से वैसे ही प्राउडली निकल जाता है, जैसे कि मानो उसने अभी कोई गुनाह नहीं किया हो। वो किलर अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं ऊपर वाले फ्लैट में ईबो ने चैंग को भी बता दिया था और चैंग ने अपने कलीग्स ऑफिसर को भी इन्फॉर्म कर दिया था। बॉडी वही ठंडी हुई पड़ी थी और उसका इंस्पेक्शन चल रहा था। बोवेन और जिशुआन उसका इंस्पेक्शन कर रहे थे और चैंग पूरे घर की जांच कर रहा था। वहीं ईबो और फई दोनों भी काउच पर नर्वस होकर बैठे ये सब देख रहे थे। तभी ईबो के दिमाग में कुछ आता है और वो चैंग से बोलता है, चैंग, अगर वीडियो इसने एडिट की थी तो इसका ओरिजिनल भी तो इसके पास ही होगा ना। हाँ, होना तो चाहिए, हो सकता है। बोवेन, घर के सारे गैजेट्स चेक करो। चैंग ईबो की बात पर हामी भरता है और बोवेन से घर के सारे टेक्निकल गैजेट्स चेक करने के लिए कहता है, जिस पे बोवेन अपने सीनियर की बात मानते हुए एक एक करके लैपटॉप, फोन सब चेक करता है और आखिरी में जो डेस्कटॉप रखा हुआ था वो उसको चेक करता है। ईबो और चैंग दोनों भी वहीं खड़े स्क्रीन की तरफ देख रहे थे और बोवेन लगातार डेस्कटॉप में कुछ काम कर रहा था। वहीं चेक करते करते वो देखता है कि डेस्कटॉप में एक प्राइवेट फोल्डर है, प्राइवेट सेफ फोल्डर, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, जिसको ये अपनी हैकिंग टेक्निक से ओपन करता है और देखता है कि उसमें भी वही वीडियो की एक कॉपी है जैसे कि ईबो के पास थी, पर उसमें चेहरा और कार की नंबर प्लेट दोनों ही डिफरेंट थे, जिससे इन लोगों को एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि ये वीडियो फेक है और फई सही बोल रही थी, ये वीडियो यहीं से मिली थी। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा इसने किया क्यों है, और उससे भी बड़ा सवाल कि एजेंट को इस तरह से मारा किसने है। यही सवाल ईबो, चैंग और वहां खड़े बाकी लोगों के दिमाग में भी आ रहा था, जिसको इन्हें पता लगाना होगा। खैर, कुछ देर बाद एम्बुलेंस आ जाती है और कुछ देर जांच करने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है
और फिर उसके बाद बाकी लोगों के साथ साथ चैंग और ईबो भी अपने अपने रास्ते की ओर निकल जाते हैं। चैंग अपने ब्यूरो की तरफ निकल जाता है और ईबो अपने मेंशन की तरफ। बीजिंग रोड। आज वापस घर जाते समय ईबो काम था, ऐसे जैसे वो कुछ भूल गया हो। पर तभी उसे रियलाइजेशन हिट करती है और वो एक ब्रेक के साथ कार को रोक देता है और बस अपने सर को कार के हेडबोर्ड से टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वैसे ही वहीं कुछ सेकंड्स के लिए बस शांत बैठ जाता है, खुद के अंदर चल रहे उस काओस को शांत करने की कोशिश करता हुआ। उसे याद आता है कि जिसके लिए वो घर जल्दी जाया करता था वो तो आज वहाँ होगा ही नहीं। उसकी खुशी, उसका सुकून, उसका जान, वो तो आज वहाँ होगा ही नहीं। कैसे जाए वो वहाँ पे उस घर में जिसमें उसका जान नहीं है। ईबो कार में अकेले बैठे बैठे उन पलों को याद करने लगा था जिसमें वो ऑफिस से या शूटिंग से घर आता था और जान उसके सामने होता था, अपनी प्यारी सी स्माइल लिए हुए। तीनों एक साथ डिनर करते थे, एक साथ मूवी देखते थे, एक साथ एंजॉय करते थे। कितनी प्यारी फैमिली थी उसकी, वो, उसका भाई, जान, सब एक साथ कितने खुश थे। पर उसकी उस एक गलतफहमी ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया और अब वहाँ जान नहीं है। उसके जान को उससे छीन लिया, उसको दूर कर दिया। अब उस बड़े से मेंशन में सिर्फ वो और उसका भाई बचे हैं। क्या बोलेगा वो अपने भाई से जब वो छोटा सा बच्चा जान के बारे में पूछेगा तो? क्योंकि वो जानता है कि फेंशिंग के लिए मॉम डैड के बाद अगर कुछ है तो वो सबसे ज़्यादा जान है, जिसे वो अपना सब कुछ मानता है। मॉम, डैड, वो जान से कितना जुड़ा हुआ है वो ये बात बखूबी जानता है। इसीलिए वो डर रहा है कि वो अपने भाई को क्या जवाब देगा, कैसे नजरें मिलाएगा वो उस छोटे से बच्चे से, क्या जवाब देगा उसके उन सवालों का वो। पर उसे फेस तो करना ही होगा ना, उसको मेंशन वापस जाना ही होगा। फेंशिंग वहाँ अकेला है, उसका इंतज़ार कर रहा है और कहीं ना कहीं उसे ये भी लगता है कि वो यही डिज़र्व करता है, यही सज़ा, जान को खुद से दूर भेजने की सज़ा। वो यही डिज़र्व करता है, उसे ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तभी वो बस कार को दोबारा स्टार्ट करता है और मेंशन की तरफ निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वी शाओ हाउस में जान अभी भी बेहोश है और बेड पर लेटा हुआ है। वहीं उसके बगल में अभी भी क्रिस्टल और ल्यूमन बैठे हुए हैं और बस इंतजार कर रहे हैं जान के जागने का, उसके होश में आने का। पर वो पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इस वक्त अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहता, वापस जागना ही नहीं चाहता, जैसे वो कहीं खोया हुआ है, कहीं ऐसी जगह जहां से वो निकलना भी नहीं चाह रहा है। वो बस और भी ज्यादा और भी गहराई में खोता जा रहा है, बस खोता जा रहा है, बस खोता जा रहा है। नीला खुला आसमान था, उस पर तैरते बादल, ठंडी मध्यम सी हवा हर पल बस दिल को छू जा रही थी। उसके नीचे मखमली घास का मैदान फैला हुआ था, जहां पर जान अपनी आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था, जैसे हर आती सांस के साथ वो इस सुकून को अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। कि तभी उसे किसी के कदमों के आहट का एहसास होता है और एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर दस्तक दे जाती है। मैं तुम्हारी कदमों की आहट पहचानता हूँ। तभी उसे उसके पास किसी के होने का एहसास होता है।
I can feel your presence, Bobo. It's you. I know it. वो पहचानता है उस टच को, उस सुकून को। एक शांत मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखें खोल देता है। उसी पल ये वो जो चुपचाप आकर उसके पास लेट गया था, वो उसकी बात सुनकर उस पर मुस्कुरा देता है, पर कुछ कहता नहीं है, बस उसे देखता है। जैसे आसमान से कोई एंजल अपनी इथरल ब्यूटी के साथ उतर आया हो, अपने चेहरे पर वही मासूम सी कामनेस लिए हुए। दोनों ही नीली आसमानी चादर के नीचे मखमली घास को अपना बिस्तर बनाए उस पर लेटे हुए थे। एक अपनी पलकों की खामोशी में चल रही सर्द हवाओं को महसूस कर रहा था, तो दूसरा उसकी गर्म सांसों को। ईबो धीरे से बोलता है, उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में मोहब्बत की नरमाहट और सांसों में वैसी ही गर्माहट। यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल जानसान, सो ब्यूटिफुल। आई लव यू। You are my precious dream. I want to hold you till my last breath. ज़ान ये सुनकर अपनी पलकों को उठाता है और सामने वही चेहरे को देखता है, जो कि उसके सपनों की दुनिया का कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं, उसकी रियलिटी का किंग है, उसकी हकीकत है। वो मुस्कुराते हुए उसके थोड़ा और करीब आ जाता है और अपनी रूह की गहराई से जवाब देते हुए बोलता है, रियली? देन होल्ड मी बोबो, होल्ड मी लाइक आई एम योर लास्ट ब्रेथ, बी माइन एंड मेक मी योर्स। आई वॉन्ट टू बी योर्स माई किंग, आई वॉन्ट टू बी योर्स टिल इटर्निटी, मेक मी योर्स, डोंट एवर लेट मी गो माई लव, I beg you, don't ever let me go। और बस वो ईबो की बाहों में समा जाता है, जैसे उसने खुद को ईबो में डिवोट कर दिया हो। वहीं ईबो ये सुनते ही अपने एहसासों को जाहिर नहीं कर पाता और ज़ान को बस अपनी आगोश में और भी कस के भर लेता है, जैसे उसने अपनी जिंदगी को थाम लिया हो। श्योर माय लव, श्योर, with all my heart, I want to hold you like this forever, wrapped in my arms till the end of time, and never ever let you go, son, never ever। और इतना बोलने के साथ वो ज़ान के नरम होठों पर एक किस कर लेता है। ये किस सिर्फ होठों की नहीं थी, बिल्कुल नहीं, बल्कि दो रूहों की थी। एक सॉफ्ट वार्म टेंडर किस, प्यार से भरी हुई, चाहत में लिपटी हुई, जैसे दो अधूरी रूहें एक दूसरे में पनाह पा गई हों। वो किस इतनी गर्म जोशी से भरी हुई थी कि जैसे दोनों एक दूसरे के लबों के साथ साथ एक दूसरे की आत्माओं को भी छू रहे हो, कि जैसे खुद को पूरी तरह से एक दूसरे में समर्पित कर दिए हो। खुले आसमान के नीचे मध्यम सी हवा में नरम घास के बिस्तर पर दोनों एक दूसरे की बाहों में उस वार्म किस में खुद को पूरी तरह से खो चुके थे, कि जैसे दोनों एक दूसरे को यकीन दिला रहे हों कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे के प्यार में, हमेशा ऐसे ही। लेकिन फिर अचानक से ही हवाएं तेज चलने लगती है। बादल जो अभी तक सफ़ेद थे वो काले पड़ने लगते हैं और अगले ही पल ज़ान खुद को ईबो की बाहों में नहीं बल्कि एक सड़क के बीचों बीच पाता है। उसके चेहरे पर गाड़ियों की हेडलाइट्स की रोशनी थी और कानों में हॉर्न, भीड़ की जोर जोर की आवाज़ें गूंज रही थी। तेज़ रफ्तार में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसकी आंखों के सामने से गुजर रही थी और वो घबराने लगता है, डरने लगता है, सांसें तेज़ हो जाती हैं उसका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है, भीग जाता है वो पसीने से पूरा। और उसी बीच उसके कानों में किन्हीं दो लोगों के पुकारने की आवाज़ आती है, पर ज़ान उनकी सुन पाए तब ना, वो तो उनकी सुन ही नहीं पा रहा था, शोर इतना ज़्यादा था। ज़ान न सुन पा रहा था, न समझ पा रहा था, न कुछ कर पा रहा था।
किस ओर जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या करे, कैसे निकले वो इस जगह से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस खुद को वो बस खुद को खोता हुआ सा महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बस खुद को खोता हुआ महसूस कर रहा था। वहीं वो दूसरी आवाज़ जो अब और भी तेज हो गई थी, वो भी उतनी ही चिंता और उतनी ही परेशानी से भरी हुई थी। लेकिन जान जो उस आवाज़ को समझ नहीं पा रहा था, बीच सड़क पर ही जम गया था। लेकिन जान जो उस आवाज़ को समझ नहीं पा रहा था, वो बस बीच सड़क में ही जम गया था। जड़ होकर खड़ा रह गया था, सहम गया था, डर गया था। उसकी एंजाइटी, उसका ट्रोमा, उस पर हर चीज़ बस हावी हो रहा था, हावी होता जा रहा था। पैर कांप रहे थे, पूरे शरीर में सिहरन सी हो रही थी, दिमाग सन पड़ गया था एकदम। और ये ट्रोमा कम होने की बजाय और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। पर फिर अचानक से ही एक तेज़ रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है और वहीं उसके कानों में एक औरत और एक आदमी की चीख गूंज जाती है। और फिर एक गहरा सन्नाटा, एक सुन्न कर देने वाला सायरन। जन बुरी तरह से चौंक कर उठ जाता है, हड़बड़ाते हुए अपनी आंखें खोल देता है। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था, सांसें बेकाबू थी। सामने उसकी मॉम क्रिस्टल और डैड ल्यूमिन, जो काफी देर से उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, अब वो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं जानजो अभी भी अपनी तेज तेज सांसें ले रहा था। उसकी हार्ट बीट अभी भी बिल्कुल मैराथन जैसी भाग रही थी। वो अनजाने में ही खुद में कुछ बोलता जा रहा था, बड़बड़ाता जा रहा था। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल मत भेजो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे जेल मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे जेल मत भेजो। मुझे जेल मत भेजो। मुझे जाने दो। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। वो लोग मुझे मार देंगे। वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे नहीं। बचा, मुझे बचा। मैंने सच में जानबूझ के कुछ नहीं किया। मुझे विश्वास करो। मुझे विश्वास करो। प्लीज मुझे जेल मत भेजो। बचा। जान जितना बोल रहा था उससे ज्यादा तो वो रो रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, वो तेज थी। उसकी आवाज किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो बस बोले जा रहा था, रोए जा रहा था, बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। और उसको देखकर उसके मॉम और डैड दोनों ही बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। उनका इकलौता बेटा, ये क्या है? उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि वो भी क्या करें, कैसे मैनेज करें जान को। वो दोनों अपने इकलौते बेटे की हालत को देख ही नहीं पा रहे थे। दोनों की ही आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो बस किसी भी पल बह सकते थे। यूं कहो तो क्रिस्टल तो अभी रोने भी लगी थी, पर फिर भी वो जान को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी नर्म आवाज में उसको काम करने की कोशिश कर रही थी। जान, कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ नहीं होगा। चुप एकदम शांत। हम लोग हैं। कुछ नहीं होगा बेबी, कुछ भी नहीं होगा। एकदम शांत, हम लोग हैं ना। तुम्हारे मॉम डैड हैं बेबी। रिलैक्स, सांस लो। कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो। तुम अपने घर में हो बेबी। उठो। जानजान चुप बस। कोई तुम्हें कहीं लेके नहीं जाएगा बेबी। देखो तुम्हारी मॉम यहीं पर है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। तुम्हारे डैड हैं। रिलैक्स बेबी, रोना बंद करो। बस एकदम प्लीज। जानजान प्लीज मत रो। क्रिस्टल और ल्यूमिन दोनों ही उसे समझा रहे थे, उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जान भी जब जानी पहचाने अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है तो वो भी खुद को शांत करने की कोशिश करता है, सांस लेने की कोशिश करता है। और खुद को शांत करते करते वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। अब पता नहीं आंसू पछतावे के थे, दर्द के थे, दिल टूटने के थे, सुकून के थे, या फिर उस ट्रॉमेटिक नाइटमेयर के थे जो बस अभी बाहर आ गए थे। बिना कुछ सोचे, बिना रुके बस बह रहे थे। लेकिन जो भी थे, जान अपने मॉम डैड को सामने पाकर खुद को रोक नहीं पाता। जो आंसू भी कुछ देर पहले डर के मारे थम गए थे, वो अब और नहीं रुकते।
बस बहने लगते हैं और भी ज़्यादा बहने लगते हैं। वो रोता है, बिल्कुल 3 साल के बच्चे की तरह रोने लगता है, बुरी तरह रोने लगता है। इतना रोता है कि अब रोना भी उसके लिए मुश्किल हो गया था। जिसे देखकर तो क्रिस्टल पहले ही रो रही थी, पर ल्यूमिन वो भी रोने लगे थे। डैड भी रो रहे थे। अपने हंसते खेलते बेटे को इस हालत में देखना उनके लिए सच में असहनीय हो गया था। पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है इसे। ऐसा क्या कर दिया है जान ने? किस बात की सजा दे रहा है भगवान? इतना टूट चुका है वो अंदर से कि अब उसका संभलना तक मुश्किल हो गया है। मॉम और डैड दोनों ही उसके दुख में उसके साथ थे। जान रो रो कर धीरे धीरे शांत हो जाता है। वो फिर थक कर क्रिस्टल की गोद में अपना सर रख लेता है, सिसकियां लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। क्रिस्टल भी उसके सर पर अपना हाथ फेरती है, जिससे उसको थोड़ा सुकून मिलता है। आखिर उसकी मॉम का जो हाथ है। उसकी आंखें बंद होते ही एक आंसू की बूंद वापस टपक जाती है और फिर वो अपने होठों से ईबो का नाम लेता है, ईबो। और वही एक नाम के साथ वो गहरी नींद में एक बार फिर सो जाता है। जान को फाइनली शांति से सोता देख क्रिस्टल और ल्यूमिन अब जाकर दोनों एक लंबी सांस लेते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं। क्रिस्टल उसे सोते हुए देखती है, उसके ट्रॉमा को याद कर कर गुस्से में पर शांत आवाज में बोलती है, ताकि जान जाग ना जाए। अब मैं जान को उस लड़के के पास दोबारा नहीं भेजूंगी ल्यूमिन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने उस वक्त तुम्हारी बात नहीं मानी थी। पर अब मेरा जान वहां नहीं जाएगा। अब मैं अपने जान को वहां कभी नहीं भेजूंगी। मेरा जान मेरे साथ रहेगा यहाँ पे, वहां नहीं जाएगा अब। जिस पर ल्यूमिन एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, पर अब मुझे कुछ और लगता है क्रिस्टल। हमारे जान को उस लड़के की जरूरत है। वो दोनों हस्बैंड्स हैं क्रिस्टल। हमें इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। जिस पर क्रिस्टल गुस्से में ल्यूमिन की बात टालते हुए बोलती है, नहीं ल्यूमिन, बिल्कुल नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। उसने अपना वादा तोड़ा है, जान को हर्ट किया है। आज जान इस हालत में सिर्फ उसकी वजह से है और इसीलिए अब मैं और रिस्क नहीं लूंगी। जान अब दोबारा उस लड़के से नहीं मिलेगा। बस बात खत्म। और अब इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं होगी। अब मैं किसी को कुछ नहीं सुनूंगी ल्यूमिन, तुम्हारी भी नहीं, जान की भी नहीं, किसी की भी नहीं। पर क्रिस्टल, ल्यूमिन कुछ कहने वाले होते हैं लेकिन खुद को रोक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी ये वक्त सही नहीं है। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं समझने वाला, और ना ही अभी वो किसी को कुछ समझा पाएंगे। इसीलिए वो भी अभी बस इस बात को जाने देते हैं और खुद भी वहीं जान के पास वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं, वहीं उसके बगल में। तो ये रहा गिल्ड के आज का अपडेट, और अब आप सबकी बारी। अब आप बताइएगा कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। आपको ये पार्ट जैसा भी लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ प्रेडिक्शन हो आगे के पार्ट्स को लेकर, आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है, कहाँ जा रही है स्टोरी आगे कौन सा टर्न लेने वाली है, जो भी हो, अगर आपको लगे कुछ कि आपको शेयर करना चाहिए नावल के बारे में, तो प्लीज़ उसको ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो फिर बस मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। जैसा भी लगे बताइएगा ज़रूर। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, और ढेर सारे कमेंट्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। तब के लिए बाय बाय।